नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज का वीडियो लास्ट होने वाला है। ये है पार्ट 8 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो करंट इवेंट और रीसेंट पॉलिसी अपडेट पर बेस्ड है। ये बहुत यूजफुल होंगे आरआरबी पीओ इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट ऐड की है। एक वीडियो प्लेलिस्ट है और दूसरी शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू के लिए। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट फील करें जब आप पैनल के सामने आंसर दें किसी भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी का, तो आप शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए। उसमें काफ़ी सारे शॉर्ट्स मैंने कवर किए हैं जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पर बेस्ड हैं। आप दोनों को ज़रूर देखिए, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट जीडीपी इज एंड शेयर द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा फ्रॉम द आरबीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पीरियड में हमारे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। सर, जीडीपी ये बताता है कि इकोनॉमी कितनी फास्ट ग्रो कर रही है और ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है। FY 2025 टू 26 के Q2 में इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% रहा, जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नंबर माना जाता है। इससे पहले FY 2025 टू 26 के Q1 में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रिकॉर्ड की गई थी। इस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से आरबीआई ने ग्रोथ फोरकास्ट रिवाइज किया है। अब आरबीआई के अकॉर्डिंग FY 2025 टू 26 के लिए इंडिया का जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 7.3% है, जो पहले 6.8% एस्टिमेट की गई थी। एंड सर, इंडिया अब ग्लोबली फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, जिसका जीडीपी साइज लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स है। ये सारे नंबर्स क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं और आने वाले टाइम में ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट अकाउंट फ्रीजिंग मीन्स एंड हैव यू पर्सनली फेस्ड दिस सिचुएशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, अकाउंट फ्रीजिंग का मतलब होता है कि बैंक टेम्परेरली अकाउंट से ट्रांजैक्शंस स्टॉप कर देता है। इस सिचुएशन में कस्टमर पैसा विदड्रॉ, फंड ट्रांसफ़र या पेमेंट्स नहीं कर सकता, लेकिन डिपॉजिट्स रिसीव कर सकता है। सर, जनरली बैंक्स 4 मेन रीज़न से अकाउंट फ्रीज करते हैं। फर्स्ट रीज़न है केवाईसी नॉन कंप्लायंस, जब कस्टमर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं करता। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जून 2025 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बैंक्स को अकाउंट फ्रीज करने से पहले 3 रिमाइंडर्स देना मैंडेटरी है केवाईसी अपडेशन के लिए। सेकेंड रीज़न है सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पैटर्न्स, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स के अंडर मॉनिटर किए जाते हैं। थर्ड रीज़न है लोन डिफ़ॉल्ट, अगर कोई बोरोवर ईएमआई रीपेमेंट नहीं करता तो बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है। सर, फोर्थ रीज़न है डॉर्मेंट अकाउंट्स, जब अकाउंट में 24 मंथ से ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो अकाउंट इनएक्टिव या फ्रीज हो सकता है। सर, दिसंबर 2024 में आरबीआई ने बैंक्स को डायरेक्शन दी थी कि फ्रोजन अकाउंट्स रिड्यूस किए जाएं और रीएक्टिवेशन प्रोसेस कस्टमर फ्रेंडली बनाया जाए। अगर कस्टमर को अकाउंट अनफ्रीज करवाना हो तो बैंक ब्रांच विजिट करके केवाईसी कंप्लीट या पेंडिंग ड्यूज क्लियर करने होते हैं। सर, पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने कभी अकाउंट फ्रीजिंग फेस नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखता हूं और रेगुलर ट्रांजैक्शंस मेंटेन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, लोन्स को ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स, जो मेनली कोलेटरल के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। सिक्योर्ड लोन्स में बोरोवर को कोई एसेट सिक्योरिटी के रूप में प्लेज करना होता है, जैसे होम लोन में घर कोलेटरल होता है, कार लोन में व्हीकल कोलेटरल होता है और गोल्ड लोन में गोल्ड सिक्योरिटी होती है। अगर बोरोवर रीपेमेंट फेल करता है तो बैंक एसेट को सेल करके रिकवरी कर सकता है। इसलिए सिक्योर्ड लोन्स में इंटरेस्ट रेट लोअर होता है, लोन अमाउंट हायर मिलता है और रीपेमेंट पीरियड लॉन्ग होता है, जनरली 15 से 20 ईयर्स तक। एंड सर, अनसिक्योर्ड लोन्स में कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता, बैंक डिसीजन लेता है सिर्फ क्रेडिट स्कोर और इनकम प्रोफाइल के बेसिस पर। इसके एग्जांपल्स हैं पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स। क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स हायर होते हैं, लोन अमाउंट लिमिटेड होता है और रीपेमेंट पीरियड शॉर्टर होता है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2024 तक अनसिक्योर्ड लोन्स
टोटल बैंक क्रेडिट का 25.3% हो चुके थे। राइजिंग रिस्क को कंट्रोल करने के लिए नवंबर 2030 में आरबीआई ने रिस्क वेट 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया था अनसिक्योर्ड लोन्स पर। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट सीटीएस इज एंड टेल अस अबाउट द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस फॉर चेक क्लियरेंस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, सीटीएस का फुल फॉर्म होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सर, सीटीएस एक ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2010 में इंट्रोड्यूस किया था। सर, इस सिस्टम में फिजिकल चेके को मूव नहीं किया जाता। चेके की डिजिटल इमेज और रिक्वायर्ड डेटा इलेक्ट्रॉनिकली क्लियरिंग हाउस को भेजा जाता है। सर, इसका बेनिफिट ये होता है कि प्रोसेस फास्टर, सेफर और मोर इफ़िशिएंट हो जाता है और चेके लॉस और फ्रॉड का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। सर, आरबीआई ने कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम 2 फेजेज़ में इंट्रोड्यूस किया है। सर, फेज़ 1 4 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हुआ। इस फेज़ में सर, जो चेकेस 9 एएम से 3 पीएम के बीच डिपॉजिट होते हैं, उनको सेम डे कंटिन्यूअसली प्रोसेस किया जाता है और 7 पीएम तक क्लियर कर दिया जाता है। सर, पहले ये प्रोसेस 2 डेज़ का होता था, लेकिन अब सेम डे क्लियरेंस पॉसिबल हो गया है। सर, फेज़ 2 3 जनवरी 2026 से स्टार्ट होना था, जिसमें 3 आवर क्लियरेंस साइकिल इंट्रोड्यूस की जाती। लेकिन सर, आरबीआई ने फेज़ 2 को अभी पोस्टपोन कर दिया है, ताकि बैंक्स को ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए और टाइम मिल सके। सर, करंटली सिर्फ फेज़ 1 ही एप्लीकेबल है, जिसमें प्रेजेंटेशन टाइमिंग 9 एएम से 3 पीएम और कन्फर्मेशन टाइमिंग 9 एएम से 7 पीएम है। सर, सीटीएस और कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम ने चेक क्लियरेंस को काफ़ी फास्ट बना दिया है और कस्टमर्स और बैंक्स दोनों के लिए एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन इन्फ्लेशन एंड द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन? ऑल्सो शेयर द लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इन्फ्लेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का टाइम के साथ इंक्रीज होना। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेम अमाउंट ऑफ मनी से हम कम चीज़ें खरीद पाते हैं। इन्फ्लेशन के दो मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन सभी आइटम्स के प्राइसेस को मेजर करता है, जैसे फूड, फ्यूल, क्लोथिंग, हाउसिंग और अदर एसेंशियल्स। इसलिए ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग को रिफ्लेक्ट करता है। सेकंड है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल प्राइसेस रिमूव कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनके प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। कोर इन्फ्लेशन अंडरलाइंग प्राइस ट्रेंड को दिखाता है, जो पॉलिसी डिसीजंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। सर, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिसंबर 2025 मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग, आरबीआई ने एफआई 2025 टू 26 इन्फ्लेशन फॉरकास्ट 2.6% से रिवाइज करके 2.0% कर दिया है। एंड सर, क्वार्टर फोर ऑफ एफआई 2025-26 के लिए इन्फ्लेशन 2.9%, क्वार्टर वन ऑफ एफआई 2026-27 के लिए 3.9% और क्वार्टर टू ऑफ एफआई 2026-27 के लिए 4.0% प्रोजेक्टेड है। एक्चुअल डेटा देखें तो दिसंबर 2025 हेडलाइन इन्फ्लेशन 1.33% रही, जबकि कोर इन्फ्लेशन अराउंड 4.6% के आसपास है। आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेट रेंज 2% से 6% है, जिसमें 4% सेंटर पॉइंट माना जाता है। करेंटली हेडलाइन इन्फ्लेशन टारगेट रेंज के लोअर साइड से भी नीचे है, जबकि कोर इन्फ्लेशन पॉलिसी रेलेवेंट ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एमएसएमईएस एंड टेल अस व्हाई दिस सेक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। 1 अप्रैल 2025 से गवर्नमेंट ने एमएसएमई क्लासिफिकेशन लिमिट्स रिवाइज किए हैं। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ और टर्नओवर अप टू 10 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ और टर्नओवर अप टू 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ और टर्नओवर अप टू 500 करोड़। सर, एमएसएमई सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन माने जाते हैं। ये सेक्टर 30.1% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और 35.4% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का हिस्सा है। एंड सर, एमएसएमईएस इंडिया के 45.73% टोटल एक्सपोर्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। करेंटली 3.80 करोड़ से ज़्यादा यूनिट्स उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, जो फॉर्मलाइजेशन को क्लियरली शो करता है। एंड सर,
प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के थ्रू 80.33 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, जिसमें लगभग 80% एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में जनरेट हुआ है। इसलिए एमएसएमई सेक्टर जॉब क्रिएशन, इंक्लूसिव ग्रोथ और बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बजट 2026 रिगार्डिंग रूरल इंडिया? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, बजट 2026 रूरल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मेरी कुछ की एक्सपेक्टेशंस हैं। फर्स्ट है सर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए हायर बजट एलोकेशन। बजट 2025 में रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.88 लाख करोड़ और एग्रीकल्चर के लिए 1.52 लाख करोड़ एलोकेट किया गया था, क्योंकि एग्रीकल्चर अराउंड 46% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। इसलिए बजट 2026 में अलोकेशन और बढ़ना चाहिए। सेकंड है सर, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ पीएम धन धान्य कृषि योजना का एक्सपेंशन। अभी ये स्कीम 100 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करती है और 1.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। इसे और डिस्ट्रिक्ट्स तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए ताकि क्रॉप प्रोडक्टिविटी और इरिगेशन इंप्रूव हो सके। थर्ड है सर, किसान क्रेडिट कार्ड पर फोकस होना चाहिए। बजट 2025 में केसीसी लिमिट 5 लाख तक बढ़ाई गई थी। बजट 2026 में या तो लिमिट और इन्हांस हो या एक्सेस और सिंपलर बनाया जाए, स्पेशली विमेन फार्मर्स के लिए जिन्हें क्रेडिट एक्सेस में ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फोर्थ है, रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम को एडिशनल फंडिंग मिलनी चाहिए ताकि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के थ्रू एड्रेस किया जा सके। फाइनली सर, बजट 2026 में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर स्ट्रॉन्ग फोकस होना चाहिए। साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पंचायत लेवल वेयर हाउसेस और रूरल कनेक्टिविटी, रोड्स और ब्रॉडबैंड भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर ये स्टेप्स लिए जाते हैं तो रूरल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, फार्मर इनकम्स इंक्रीज होंगी और विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जो विकसित भारत 2047 विजन को डायरेक्टली सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट द रीसेंट चेंजेस इन द आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम। ऑल्सो आर रीजनल रूरल बैंक्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2026 इंट्रोड्यूस की है, जो 1 जुलाई 2026 से इफेक्टिव होगी और 2021 वाली ओल्ड स्कीम को रिप्लेस करेगी। इस स्कीम में कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। फर्स्ट है, फाइनेंशियल लॉस कॉम्पेंसेशन लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। साथ ही मेंटल स्ट्रेस के लिए कॉम्पेंसेशन 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है, जो कस्टमर प्रोटेक्शन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकंड है सर, कंप्लेंट फाइल करने का टाइम पीरियड अब 1 ईयर से रिड्यूस करके सिर्फ 90 डेज कर दिया गया है, जिससे सिस्टम ज़्यादा टाइम बाउंड और इफ़िशिएंट बनेगा। थर्ड है, अब डिस्प्यूट अमाउंट पर कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी कस्टमर किसी भी अमाउंट के केस को ओम्बुड्समैन के पास ले जा सकता है। एंड सर, सारे आरआरबीज इस स्कीम के अंडर फुली कवर्ड हैं, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ। कस्टमर्स ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं वेबसाइट पर या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। ओवरऑल सर, ये चेंजेस कस्टमर राइट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द पीसीए फ्रेमवर्क इज एंड टेल अस वेदर इट अप्लाइज टू रीजनल रूरल बैंक्स एज वेल? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, पीसीए का फुल फॉर्म होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए फ्रेमवर्क रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2002 में इंट्रोड्यूस किया था एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि बैंक्स की वीक फाइनेंशियल हेल्थ टाइम पर आइडेंटिफाई की जा सके और प्रॉब्लम्स को सीरियस होने से पहले फिक्स किया जा सके। रिवाइज 2017 पीसीए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पीसीए 3 मेन पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल, जो मेजर होता है सीआरएआर रेशियो के थ्रू। सेकंड है एसेट क्वालिटी, जो मेजर होता है नेट एनपीए लेवल से। थर्ड है लेवरेज, जो मेजर होता है टियर 1 लेवरेज रेशियो के थ्रू। अगर कोई बैंक इन थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच करता है तो आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है, जैसे ब्रांच एक्सपेंशन पर कंट्रोल, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर बान या लेंडिंग पर लिमिट्स, ताकि बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ रिस्टोर हो सके। एंड सर, पीसीए फ्रेमवर्क आरआरबी पर अप्लाई नहीं होता। इसमें आरआरबी, पेमेंट्स बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्लियरली एक्सक्लूडेड हैं। लेकिन सर, आरआरबी के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क अप्रैल 2018 में इंट्रोड्यूस किया था।
ये फ्रेमवर्क 31 मार्च 2018 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया गया था और आज वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के बाद 28 आरआरबी पर अप्लाई होता है। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क भी सिमिलर पैरामीटर्स पर काम करता है, जैसे CRAR, NPA और ROA, ताकि आरआरबी की फाइनेंशियल साउंडनेस और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक सर्वे एंड द यूनियन बजट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट दोनों अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये यूनियन बजट से एक दिन पहले प्रेजेंट होता है। इकोनॉमिक सर्वे का रोल होता है पिछले फाइनेंशियल ईयर की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रिव्यू करना। इसमें एनालिसिस होता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर और इन्फ्लेशन ट्रेंड्स का। इसके साथ ये पॉलिसी रिकमेंडेशंस भी देता है फॉर द अपकमिंग ईयर। सर, इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड होता है एंड सर यूनियन बजट हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। सिंस 2017 बजट का रोल होता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्लान बताना, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू अर्न करेगी और कितना स्पेंड करेगी। बजट में टैक्स पॉलिसीज, न्यू स्कीम्स, सेक्टर वाइज फंड एलोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। ओवरऑल सर, इकोनॉमिक सर्वे बताता है हम कहाँ खड़े हैं, यूनियन बजट बताता है हम कहाँ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो अबाउट डिजिटल करेंसी? कैन यू एक्सप्लेन CBDC टू अस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। CBDC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। CBDC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू की गई। सर, ये लीगल डिजिटल करेंसी होती है। इंडिया में इसे डिजिटल रुपी या रुपये कहा जाता है। इंडिया में आरबीआई ने 2 टाइप्स ऑफ CBDC लॉन्च किए हैं। फर्स्ट है ए रुपी होलसेल। ये 1 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था और इसका यूज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और इंटरबैंक सेटलमेंट्स के लिए होता है। सेकंड है ए रुपए रिटेल। ये 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च हुआ और ये कॉमन पब्लिक के लिए है, जैसे डेली पेमेंट्स, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर्स और मर्चेंट पेमेंट्स। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2025 तक 17 बैंक्स इस पायलट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 6 मिलियन यूजर्स ऑन बोर्ड हो चुके हैं और ए रुपी सर्कुलेशन वैल्यू 1016 करोड़ के आसपास है। ए रुपी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये ऑफलाइन मोड में भी काम कर सकता है बाय यूजिंग NFC टेक्नोलॉजी, जो रिमोट और लो इंटरनेट एरियाज के लिए बहुत यूज़फुल है। एंड सर, क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करें तो क्लियर डिफरेंस है। ए रुपी आरबीआई के द्वारा फुली बैक्ड और रेगुलेटेड है। इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फिजिकल रुपी के बराबर होती है, इसलिए ये सेफ, लीगल और स्टेबल है। क्रिप्टो करेंसीज के केस में कोई सेंट्रल अथॉरिटी बैकिंग नहीं होती और प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं। इसलिए CBDC का में ऑब्जेक्टिव है सेफ डिजिटल पेमेंट्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और कैश डिपेंडेंसी को ग्रेजुअली रिड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर यू विल वर्क क्लोजली विद रूरल कम्युनिटीज। टेल मी हाउ विल यू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग स्पेशली इन रूरल एरियाज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, रूरल एरियाज में डिजिटल बैंकिंग प्रमोट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करूंगा। फर्स्ट है, मैं विलेज पंचायत्स, स्कूल्स और कॉमन पब्लिक प्लेसेस पर सिंपल अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करूंगा। लोकल लैंग्वेज में होंगे, जहां लोगों को यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग बेसिक लेवल पर समझाया जाए। करेंटली सर, 38% रूरल पॉपुलेशन यूपीआई यूज़ कर रही है, जो क्लियरली शो करता है कि लोग डिजिटल बैंकिंग सीखने के लिए रेडी हैं। सेकंड है सर, मैं 13.55 लाख बैंक मित्रा के साथ क्लोजली काम करूंगा। बैंक मित्रा जन धन अकाउंट ओपनिंग, बेसिक डिजिटल ट्रांजैक्शंस और ऑन ग्राउंड हैंड होल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर, एज ऑफ जनवरी 2026 इंडिया में 57.42 करोड़ जान धन अकाउंट हैं, जिसमें 2.87 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं और लगभग 67% अकाउंट्स रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। थर्ड है, मैं लोकल शॉपकीपर्स और किराना स्टोर्स को यूपीआई एक्सेप्टेंस के लिए इनकरेज करूंगा और उन्हें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि यूपीआई सेफ, फास्ट और कॉस्ट फ्री पेमेंट ऑप्शन है। फोर्थ है सर, मैं डिजिटल फ्रॉड अवेयरनेस सेशंस कंडक्ट करूंगा, जिसमें पीआईएन सेफ्टी, ओटीपी शेयरिंग और पासवर्ड सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, ताकि लोगों का फियर और हेजिटेशन रिड्यूस हो। एंड सर, बैंक मित्रास के थ्रू ट्रस्ट बिल्डिंग और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस को कंबाइन करके
मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम रूरल एरियाज में डिजिटल बैंकिंग अडॉप्शन को सक्सेसफुली इंक्रीज कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट DICGC, डज इट कवर रीजनल रूरल बैंक्स? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, DICGC का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGC एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होली ओन्ड सब्सिडियरी है जो 15 जुलाई 1978 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसका मेन पर्पस है बैंक डिपॉजिटर्स के पैसों को प्रोटेक्ट करना अगर कोई बैंक फेल हो जाए या लिक्विडेशन में चला जाए। डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर पर डिपॉजिटर पर बैंक 5 लाख रुपीस तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये 5 लाख रुपीस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को इंक्लूड करता है। इस इंश्योरेंस के अंडर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट सब कवर्ड होते हैं। एंड सर, डिपॉजिटर्स को कोई प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता। बैंक खुद डिपॉजिट इंश्योरेंस को इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। एंड सर, RRB पूरी तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड होते हैं। अगर किसी RRB के डिपॉजिटर का बैंक फेल हो जाता है तो डिपॉजिटर को 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट विद इन 90 डेज मिल जाता है। इसलिए RRBS में बैंकिंग कम्प्लीटली सेफ है, स्पेशली रूरल कस्टमर्स के लिए। दोस्तों, इसमें मैंने 77th रिपब्लिक डे की हाइलाइट्स ऐड कर दी हैं, आप उनको देख लीजिएगा एक बार। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं। आप एक बार या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। इसमें मैंने हर चीज़ बताई है, अवार्ड्स के बारे में भी बताया है और इसके अलावा चीफ गेस्ट कौन था, थीम क्या थी, की मिलिट्री और कल्चरल डिस्प्ले कौन-कौन से थे। इसमें मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट कवर किए हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। और मेन बात, जो पद्मा अवार्ड दिए हैं वो कैटेगरी आप याद कर लेना, किसको कितने मिले हैं ये। और इसके अलावा आपसे नाम पूछे जा सकते हैं कि पद्मा विभूषण में किसी का नाम बताओ या पद्म भूषण में किसी का नाम बताओ। पद्मश्री में मैंने स्पेशली जो एग्रीकल्चर और साइंस से रिलेटेड हैं वो कवर किए हैं। ये 4 पर्सन थे, इनको एग्रीकल्चर और साइंस से रिलेटेड जो है पद्मश्री अवार्ड मिला था। आप उसको याद कर लीजिएगा। अगर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूछें कि किसको अवार्ड मिला तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।